दोस्तों, बिहार में बीजेपी के लोग हार के बाद से ही हलकान हैं। सत्ता के जाने के बाद सड़कों पर उतर चुके हैं और जदयू के दफ्तर को घेरने का काम करेंगे, ऐसा ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस गठबंधन टूटने से बीजेपी के एक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद काफी बेचैन हैं। धरना देने के बाद अब वो सड़कों पर तिरंगा यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं और बिहार की जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। अब बिहार की जनता कितना जागती है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन रविशंकर जी खूब जाग चुके हैं और जगह जगह पर तिरंगा यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 2014 से पहले सड़कों पर नजर आते थे वो अब 2022 में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जब उनसे विपक्ष पूछता था कि महंगाई पर बात क्यों नहीं होती, जीएसटी पर बात क्यों नहीं होती, पेट्रोल डीजल पर बात क्यों नहीं होती, जो सरकार जो पहले विपक्ष में हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी, वो सड़कों पर नजर आती थी। लेकिन जब से बिहार की सत्ता हाथ से गई है तब से बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर दिख रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि इन जागे नेताओं को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने जब से शपथ ली है ऐसा धमाका कर रहे हैं जिससे बीजेपी का खात्मा करने की बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसा वो ऐलान कर रहे हैं कि अब बीजेपी नहीं रहने वाली है। जो बीजेपी विपक्ष को खत्म करने की बात कर रही थी, अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि विपक्ष कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और तो और गृह मंत्री ये तक कह रहे थे कि 40-50 साल तक बीजेपी का ही राज रहने वाला है, बीजेपी इसी देश में राज करने वाली है, कहीं बीजेपी नहीं जा रही है। अब उसी बीजेपी को दोस्तों 40-50 साल तो छोड़ दीजिए, 2024 में खत्म करने की बात खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो बयान बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को लेकर दिया जा रहा है कि नीतीश को उपराष्ट्रपति बीजेपी ने नहीं बनाया इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ दी है, उसको लेकर आज नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने जो बातें कही है उससे भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी सब खुलती हुई नजर आ रही है। जो बातें वो कह रहे हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ झूठ बोलती है, सिर्फ लड़ाई लगवाती है, फूट करवाती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर हमला किया है। शपथ ग्रहण करने के एक दिन बाद जो है आज नीतीश कुमार काफी हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जदयू को खत्म करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कभी भी दावेदारी नहीं की है। ये बात उन्होंने बीजेपी नेता सुशील मोदी के उस बयान को लेकर कही जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब विपक्ष एकजुट होकर साथ आगे बढ़ेगा और 2024 में सत्ता छीन लेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अब मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार चलेगी। तो वही बीजेपी ने नीतीश कुमार के आरोपों का खंडन किया। बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार अपने गिरेबान में झांक कर देखे, वो बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि आपने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, क्या मजाक है, फर्जी है ये सब। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं उपराष्ट्रपति बनूं। पटना में बीजेपी द्वारा दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने यह आरोप लगाया कि जदयू के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जो है वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, जबकि हमारे खुद के पास बहुमत था। उनके नज़दीकी लोगों ने कई बार प्रयास किया कि उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। उनके लोग आए, हमारे नेताओं से मिले और कहा कि नीतीश जी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए और बिहार में सरकार चलाइए आप। तो नीतीश कुमार ने दोस्तों बीजेपी के इस बयान का फटाक से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी झूठ बोल रही है उसको पहले ये सोचना चाहिए कि जो मुझ पर आरोप लगा रही है, इल्जाम लगा रही है कि मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था, तो अगर मैं उपराष्ट्रपति बनना चाहता था तो मेरी पार्टी फिर बीजेपी के कैंडिडेट को क्यों सपोर्ट कर रही थी? क्यों राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति को हमारी पार्टी ने सपोर्ट किया? लेकिन ये लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आते हैं।
दोस्तों, जिस तरह की तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार का एक के बाद एक बयान सामने आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है, यही अनुमान, यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में अब सक्रिय हो गए हैं, और तो और दिल्ली की राजनीति में भी वो सक्रियता लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो पूरा फोकस है वो 2024 है। और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी जीतेगी भी या नहीं जीतेगी, ये तो 2024 में पता चलेगा। जो 2014 में जीते हैं वो 2024 में जीत पाएंगे या नहीं, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या सभी विपक्ष जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करेगी? ऐसे तमाम सवाल जो हैं अब लोगों के जहन में उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ आते ही कयास लगाए जाने लगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बिहार की सत्ता के लिए बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने अपने ही पहले बयान में कहा था कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। उनका संकेत साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ था। तो क्या वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का नेतृत्व करेंगे? क्या सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी? क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार हो जाएगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अगले 2 साल तक खोजने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और उस आम चुनाव में क्या नतीजे होते हैं, किस तरह की राजनीति होती है, वो 2 साल बाद पता चल जाएगा। बीजेपी खेमे से नीतीश के हटने से बीजेपी विरोधी सभी पार्टियां गदगद हैं। विपक्ष से अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे लगता है कि 2024 के चुनाव युद्ध के लिए उन्हें सारथी मिल गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्षी छत्रप नीतीश को अपना नेता आसानी से मान लेंगे? बीजेपी विरोधी पार्टियों में कई छत्रप अलग अलग महत्वाकांक्षा लेकर बैठे हैं। इसमें सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, यानी कि के चंद्रशेखर राव। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी केसीआर ने विपक्ष एकता की जबरदस्त कोशिश की थी। वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार तक कई नेताओं से मिले, लेकिन उन्होंने विपक्ष को एक करने की सफलता हासिल नहीं कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण था ये कि दोस्तों, राज्यों में बीजेपी विरोधी पार्टियों के हितों का सीधा टकराव था। तेलंगाना में खुद केसीआर की पार्टी का कांग्रेस से सीधा टकराव है। बंगाल में ममता बनर्जी का टकराव सीपीएम और कांग्रेस से था। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में ही व्यस्त थे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य में अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिए चुनाव के अलावा बीजेपी से टकराव के मूड में नहीं रहते हैं। कमावेश यही स्थिति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की भी है। इन सबके बीच नीतीश कुमार की सबसे बड़ी विशेषता उनकी मीठी बोली और बेदाग छवि है, जिसके चलते ज्यादातर नेता उनसे नाराज नहीं रहते। अभी तक उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन क्या नीतीश मार्क्सवादी नेता हर किशन सिंह सुरजीत की तरह अनेक पार्टियों को जोड़ सकते हैं? सुरजीत की तरह सर्वमान्य होने के लिए नीतीश कुमार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि उन्होंने स्वीकार करने में क्षेत्रीय नेताओं को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। नीतीश को बीजेपी विरोधी पार्टियों का नेता बनाने की पहल 2019 के चुनावों से पहले ही हुई थी। तब नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन 2020 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को हुए नुकसान से नीतीश जो है वो सतर्क हो गए। वो फिर मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी उन पर भारी पड़ने लगी। लंबे समय से उन्हें केंद्र में एडजस्ट करके बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार वो केंद्र में मंत्री बनने के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूर तैयार थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा और नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के
साथ बीजेपी मिलकर सरकार बना लिया और बीजेपी से अलग होने के बाद वो केंद्र में भूमिका निभाने के लिए तैयार खड़े बैठे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री निवास में रहकर केंद्र में बीजेपी विरोधी पार्टियों को एक साथ लाना और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तैयार करना आसान नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि 2024 के लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने पर नीतीश को देवगौड़ा की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। लेकिन बीजेपी के दांव पेच के बीच ये भी आसान नहीं है। नीतीश को केसीआर की तरह अति महत्वाकांक्षी, ममता की तरह तुनक मिजाज, उद्धव ठाकरे की तरह हिंदूवादी नहीं कहा जा सकता। बिहार से और पिछड़ी जाति से होने के कारण हिंदी पट्टी में उन्हें अच्छा समर्थन मिल सकता है। बिहार में अति पिछड़ा और अति दलित का मोर्चा बनकर नीतीश ने लालू यादव के वर्चस्व को तोड़ दिया था। आज बीजेपी नीतीश के उसी मॉडल को अपनाकर शक्ति बढ़ाती जा रही है। नीतीश को केंद्र में रखकर विपक्ष देश में एक नया राजनीति समीकरण तैयार कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी उन्हें स्वीकार करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बीजेपी से व्यक्तिगत रूप से त्रस्त कांग्रेस नेताओं को भी उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन नीतीश को बिहार का मुंह छोड़ना पड़ेगा। जिस बिहार के मुंह में वो बार बार पलटी मारते हैं, उनको ये बातें जो है त्याग करनी पड़ेगी। ये हरकतें जो है इसको किनारा करना पड़ेगा। लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो ये है कि बिहार की राजनीति को अब लंबा छलांग देने वाले हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।